नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी पाठशाला में। यूपीएससी मेंस के हम क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। पीवाईक्यूज़ 2016 के जीएस पेपर 3 के इकोनॉमी के पार्ट को हम आज डिस्कस कर रहे हैं। तो आज का जो क्वेश्चन है वो है डिस्कस द रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म्स इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स दैट वर रिस्पॉन्सिबल फॉर द सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया। तो सबसे पहले क्वेश्चन को आपको समझना पड़ेगा किस तरीके से अटैम्प्ट करना है। ये नहीं कि लैंड रिफॉर्म के बारे में तो उसको लिख देंगे हम, नो। सबसे पहले आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट में क्या लिखना है, हर चीज़ के नंबर मिलते हैं आपको। बॉडी पार्ट में आपने क्या लिखा है, कंक्लूजन में आपने क्या लिखा है। तो जैसे इंट्रोडक्टरी पार्ट में आप इस तरीके से शुरुआत कर सकते हैं, थोड़ा बैकग्राउंड बता के किसके बारे में, लैंड रिफॉर्म्स के बारे में थोड़ा बैकग्राउंड दीजिए कि कैसे कॉलोनाइजेशन सिस्टम आया था, कैसे सेमी फ्यूडल सिस्टम था, कैसे ज़मींदारी सिस्टम था, कुछ वेल्दी लोगों के पास ही ये कंट्रोल होता था लैंड का। इस तरीके से आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट को स्टार्ट करना है। देन आपको बॉडी पार्ट में क्या करना है, रोल्स बताने हैं किसके, लैंड रिफॉर्म के। देन फैक्टर्स बताने हैं आपको, आइडेंटिफाई द फैक्टर्स ऑफ द जितने भी रिस्पॉन्सिबल हैं जो सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म इन इंडिया में। जैसे आपने इसमें अमेंडमेंट भी बताना है, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ, विनोबा भावे का मूवमेंट बता देना है, नाइन्थ शेड्यूल के बारे में डिस्कस करना है, पीस एंड मूवमेंट्स का थोड़ा बहुत डिस्कस कर देना है। तो ये आपका हो जाएगा बॉडी पार्ट। देन कंक्लूजन में आपको क्या लिखना है, जैसे एम्फेसाइज करना है कि सेकंड जनरेशन लैंड रिफॉर्म्स के लाने की ज़रूरत है, गवर्नमेंट इंटरवेंशन की ज़रूरत है, मैक्सिमम रिफॉर्म लाने की ज़रूरत है ताकि एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया जा सके, एट द एंड इकोनॉमिक ग्रोथ को इंक्रीज़ किया जा सके। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को अटैम्प्ट करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन अटैम्प्ट करने की। फर्स्ट पार्ट में आपको क्या लिखना है, मैंने बताया था इंट्रोडक्टिव पार्ट में बताना है थोड़ा बैकग्राउंड, यानी कि सेमी फ्यूडल सिस्टम था कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेशन के टाइम में, जिसमें ओनरशिप और कंट्रोल आपने देखा था जमींदार्स के हाथ में था। लैंड ओनरशिप और कंट्रोल किन लोगों के पास था, वेल्दी लैंडलॉर्ड्स और ज़मींदार के पास। तो जो अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका फीचर क्या था। अब फ्यूचर आपका पूछेंगे सर फ्यूडल सिस्टम का फीचर क्या है। इसमें क्या है कि कंट्रोल और जो ओनरशिप राइट वो किसके पास रहेंगे, जो अमीर लोग हैं, मतलब कुछ स्मॉल ग्रुप ऑफ लैंडलॉर्ड्स। इनका काम क्या होता था, अब ये जो भी लैंड है इसको ये क्या करते थे, रेंट आउट करते थे टेनेंट्स को रेंट आउट किया। अब इसके बदले में क्या लेंगे ये, या तो करेंसी लेंगे, मनी कैश, या फिर जो भी यहाँ पे उगाया है उसका ऋण देना पड़ेगा, है ना। वो आता है ना मूवी देखा आपका, दुगना लगान देना पड़ेगा, वही चीज़ है। तो टेनेंट से क्या लेना, इन्होंने ये ज़मीन ली किराए पे, अब इस पे ये धान बोए, गेहूँ बोए, कुछ भी बोए, तो इसके बदले में या तो इनको कैश देना पड़ेगा या इनको यही प्रोडक्ट देना पड़ेगा। तो बहुत बड़ा हिंड्रेंस क्रिएट कर रहा था ये अपनी डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर में आने डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कैश फ्लो ज़्यादा किसके पास चला गया, स्मॉल लैंडलॉर्ड्स के पास चला गया, जितने भी ग्रुप ऑफ लैंडलॉर्ड्स हैं। तो ये आपने डिस्कस करना है लैंड रिफॉर्म के बैकग्राउंड के बारे में, ठीक है। देन आपको मैंने क्या बताया था, सेकंड पार्ट क्या था आपका, रोल एंड देन फैक्टर्स, इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपका क्या आ जाएगा, रोल ऑफ लैंड रिफॉर्म इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट। सबसे पहली चीज़ क्या करनी पड़ेगी बताइए आप, टेनेंट्स इशू क्रिएट हो रहा था बेचारों को, तो और मैक्सिमम लैंड किसके पास थी, जमींदार के पास थी, लैंडलॉर्ड्स के पास थी। तो क्या करना पड़ेगा, अबोलिशन करना पड़ेगा जमींदारी सिस्टम को, इंटरमीडियरीज को, और रेंट रेगुलेशंस लेके आने पड़ेंगे। रीशेप करना पड़ेगा ओनरशिप ऑफ लैंड को, कि जो स्मॉल ग्रुप है इन लोगों के पास, स्मॉल ग्रुप के पास ये लैंड एरिया है, तो इसको रीशेप करना पड़ेगा, लैंड को डिवाइड करना पड़ेगा कि ये पार्ट इनको दिया जाए, ये पार्ट इनको दिया जाए, ताकि मैक्सिमम प्रोडक्टिविटी आ सके एग्रीकल्चर में, ठीक है। इससे क्या होगा, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट भी आएगी, इससे और क्या होगा, जिससे मेन क्या हो जाएगा, एग्रीकल्चर ग्रोथ बढ़ेगी, इंक्रीज होगी। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। देन टेनेंसी रिफॉर्म लेके आने पड़ेंगे कि उनकी ऑक्यूपेंसी राइट्स होने चाहिए। ये नहीं है कि 3 महीने तुमने उगाया, अब मेहनत करी, अब इनको वापस ले लीजिए ज़मीन, नहीं। इनको प्रॉपर एक ऑक्यूपेंसी राइट दिया जाएगा कंफर्म करने के लिए। रेगुलेट किया जाएगा रेंट को भी, ये नहीं है कि आज अपने इतना लगान, देखा ना मूवीज़ में भी आपने कि आज इतना लगान है, 10 दिन बाद इतना लगान कर दिया, 2 महीने बाद इतना कर दिया, ये नहीं। एक रेगुलेटेड रेंट रहेगा, ठीक है। तो एट द एंड फिर वही चीज़ क्या है, इम्प्रूव होगी, इससे फार्म प्रोडक्शन बढ़ेगा और प्रोएक्टिव स्टेप्स ले पाएंगे इसमें फार्मर्स अपने डेवलपमेंट के लिए। नेक्स्ट आपका भूदान सर्वोदय, आपका सर्वोदय मूवमेंट, ये आपको पता ही है, विनोबा भावे जी ने स्टार्ट किया था 1951 में, कि भूदान स्टार्ट कीजिए, कि पीपल को कॉन्शियसनेस बढ़ाए कि डोनेट कीजिए आप लैंड को वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए, राइट। देन नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है आपका लैंड कंसोलिडेशन।
इसमें क्या रहेगा कि जो स्कैटर्ड लैंड है, छोटे छोटे टुकड़ों में फार्मर की जो लैंड है उसको एक जगह इकट्ठा कर लिया जाए। अब देखो अर्बन डेवलपमेंट में भी किया जा रहा है ना ये। अब जैसे छोटी छोटी लैंड है यहाँ पर, ये टुकड़ों में लैंड है, राइट। अब यहाँ पे फार्मर अपना अलग से बो रहा है, यहाँ अलग फार्मर अपने अलग से बो रहा है, यहाँ अलग से बो रहा है। सेम आपने देखा कि अर्बन डेवलपमेंट में भी ये प्रोसेस चल रही है कि अगर आपको प्रॉपर कंस्ट्रक्शन एक अच्छे वे में एक मैपिंग के साथ आपको कोई सिटी क्रिएट करनी है, सिटी बनानी है, डेवलप्ड सिटी बनानी है, तो उसका मैप अच्छे से होना चाहिए, एक स्कैटर्ड लैंड नहीं होनी चाहिए। चंडीगढ़ का इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इन जितनी भी स्कैटर्ड लैंड है उनको एक जगह कंसोलिडेट कर दिया जाए, ताकि सक्सेसफुल इम्प्लीमेंट भी हुआ। ये पंजाब में हुआ, यूपी में हुआ, इवन हरियाणा में भी हुआ, जिससे क्या आएगी, बेटर प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी बेटर आएगी इससे। ठीक है, क्योंकि लैंड एरिया बढ़ गया है, प्रोडक्शन एरिया बढ़ जाएगा, तो इससे क्या होगा, लैंड कंसोलिडेशन से प्रोडक्टिविटी अच्छी जाएगी और प्रोडक्शन अच्छा होगा। देन बोला गया भाई कलेक्टिव जॉइंट फार्मर्स अपना कलेक्टिवली काम करें। कैसे कि लैंड को जैसे पुलिंग कर लिया आपस में मिलके, लैंड होल्डिंग्स हैं, विलेज कम्युनिटी बना दी गई कि ये लैंड आपका सारा सबके साथ साथ में है। ठीक है, अब क्या कर दिया गया, इस सारी लैंड को पूल कर लिया गया विलेज कम्युनिटी के अंदर कि हम मिल के काम करेंगे इसमें, आप ये समझ सकते हैं, ताकि जो बेनिफिट होगा, इकोनॉमिकल बेनिफिट होगा, ये सबको मिलकर एक बराबर होगा। ठीक है, बट ये अनसक्सेसफुल हुआ। क्यों, रीज़न क्या है, क्योंकि सबको क्या लग रहा था कि मेरी ज़मीन पे कब्जा ना हो जाए। अब जो पावरफुल होगा क्या पता वो कह देगा ये मेरी ज़मीन है टोटल, बट ये दूसरे फार्मर की ज़मीन थी, तो इसलिए लैंड कंसोलिडेशन वाला जो ये प्रोसेस था, सॉरी ये कलेक्टिव जॉइंट फार्मिंग था, ये अनसक्सेसफुल रहा ये मिशन। ठीक है, तो फेल हुआ ड्यू टू रिलेक्टेंस ऑफ एलिनेटेड लैंड की वजह से। एक्सपेंशन किया जाए रूरल मार्केट को, कैसे किया जाए कि लैंड रिफॉर्म क्या करेंगे, फेवरेबल कंडीशन प्रोवाइड करेंगे किसके, डिस्ट्रीब्यूटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स के लिए। ठीक है, एसेट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए, जिससे क्या होगा, एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ेगा, और सपोर्ट बाय द पब्लिक इन्वेस्टमेंट इन एग्रो इंफ्रास्ट्रक्चर। तो ये आपके सारे क्या पॉइंट्स थे मैंने बताए, रोल। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या है, आपको है ना क्वेश्चन फॉर्मेट को उसी तरीके से कवर अप करना पड़ेगा। अब ये नहीं है कि आपने सबसे पहले फैक्टर्स बता दिए देन आप रोल बता रहे हैं। क्वेश्चन में बोला ही ये गया है कि डिस्कस द रोल, फर्स्ट आप यही अटैम्प्ट करेंगे। देन पूछा गया आइडेंटिफाई द फैक्टर्स, देन आपको फैक्टर बताने हैं। ये नहीं कि पहले आपने ये बता दिया सेकंड पे ये बता दिया। तो हमने सबसे पहले आपने रोल बताए, इंट्रोडक्टिव पार्ट बताया, देन हमने रोल बताए, अब हम बताएंगे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म। सबसे पहले क्या था, पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। अब आप देखेंगे फ्रीडम स्ट्रगल के टाइम से ही ये एग्रेरियन इश्यूज चलता आ रहा है। पीजन मूवमेंट्स देखेंगे, किसान सभा, इवन इंडिगो मूवमेंट, सबसे पुराना मूवमेंट है ये इंडिगो रिबेलियन। पबना भी देखा होगा, पबना मूवमेंट, डेक्कन राइट्स, खेड़ा सत्याग्रह जहाँ पर मोदी जी नहीं वो गांधी जी आए, बरदौली सत्याग्रह, आयरन मैन का नाम यहाँ पे ही आता है, अपने आयरन मैन इंडिया के कौन है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का, बरदौली सत्याग्रह। तो सारा पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन जो एग्रेरियन इश्यूज थे ड्यूरिंग फ्रीडम स्ट्रगल, ये सारा इसी टाइम पे हुआ। ठीक है, तो पॉलिटिकल अवेयरनेस आई, एजुकेशन फैसिलिटेट किया गया ताकि एक्सेप्टेंट किया जाए। क्या एक्सेप्ट किया जाए, जितने भी एग्रीकल्चर रिफॉर्म है, लैंड रिफॉर्म्स हैं, उनको डेवलपमेंट एग्रीकल्चर के लिए रिफॉर्म्स लेके आया जाए बाय पॉलिटिकल मोबिलाइजेशन। देन गवर्नमेंट लेजिस्लेशन, लॉज इनेक्ट किए, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट्स किए। ठीक है, कैसे, इसका एग्जांपल क्या होगा, आपका 9th शेड्यूल, ये इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट भी बोलते हैं। इसमें क्या किया था, जितने भी सेंटर और स्टेट के लॉज थे वो चेंज नहीं किए जा सकते, चैलेंज नहीं किए जा सकते कोर्ट में। 13 लॉ ऐड हुए थे इसमें, 13 लॉज। ठीक है, और आपने देखा होगा फंडामेंटल राइट टू प्रॉपर्टी, उसको हटा दिया गया था। तो ये सारे गवर्नमेंट एनेक्टेड लॉज, गवर्नमेंट लेजिस्लेशन लेके आई ताकि वही चीज़ क्या किया जाए, ताकि इन रिफॉर्म्स में फैसिलिटेशन लेके आया जा सके। देन आपके किसान सभा वाले ले लीजिए, फार्मर एसोसिएशन ले लीजिए, ताकि ऑर्गेनाइज फार्मर के जितने भी डिमांड हैं उनको डिस्कस किया जा सके। ऑर्गेनाइजेशन होती है जैसे यूनियन बनती है, सेम वही चीज़। ठीक है, देन स्पिरिट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल हमने देखा ही था, जैसे न्यू इरा प्रोस्पेरिटी लेके आए, ग्रोथ वाला आया, इक्वल वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन इसी में ही आया। जुडिशियल बैकिंग अब इसमें आ गया, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी आपका अबॉलिश किया गया फंडामेंटल राइट्स में। 9 शेड्यूल अलाउ करता है, क्या एक्सेप्शन है कुछ लैंड रिफॉर्म्स को लेके, मैंने बताया था, ये आपका फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था। ठीक है,
तो इसमें क्या है, प्रोग्रेसिव कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन लाने की ज़रूरत है। तो देन आपका ये हो जाएगा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर सक्सेस ऑफ लैंड रिफॉर्म्स। देन आपको कंक्लूजन में वही बताना है, सिग्निफिकेंस बताना है लैंड रिफॉर्म का, क्योंकि एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्रूशियल रोल प्ले करता है, एम्पावर करता है फार्मर्स को, इंसेंटिवाइज करेगा एडवांस टेक्निक्स के लिए। तो इम्पैक्ट इंडिया पे क्या रहेगा, शिप टू माउथ टू लीडिंग द ग्लोबल प्रोड्यूसर बनाने के लिए, एक्सपोर्टर बनाने के लिए हमें ये काम करना पड़ेगा। और नीड सेकंड जनरेशन लैंड रिफॉर्म लाने की अब आवश्यकता है, ताकि हम मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सके और बाहर के प्रोडक्ट्स पे हम डिपेंड ना हो सके, इंपोर्ट पे डिपेंड ना हो सके। तो इस तरीके से आपको कंक्लूसिव पार्ट करना है, राइट। ये हो गया आपका आज का क्वेश्चन। इसमें आपको पता चल गया इंट्रोडक्टिव पार्ट में कैसे लिखना है, देन आपको किस तरीके से इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो इससे आपको मैक्सिमम मार्क्स मिलेंगे। हर चीज़ को पार्ट में, हर क्वेश्चन को एक तरीके से लिखना है, कंस्ट्रक्टिव वे होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हो गया कंक्लूजन तक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से रिलेटेड, बट आपको क्वेश्चन की तरीके को समझना है कि पूछा क्या जा रहा है। गिवन द वल्नरेबिलिटी ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर टू द वैग्रीज ऑफ नेचर, डिस्कस करना है द नीड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस एंड ब्रिंग आउट द सैलिएंट फीचर्स ऑफ द प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। इसके बारे में आपको डिस्कस करना है। तो वही मैं आपको क्वेश्चन का वही बताऊंगा। इंट्रोडक्टिव पार्ट में क्या बताना है, कुछ आपको एग्रीकल्चर डाटा देना है, एग्रीकल्चर लॉसेज के डाटा के बारे में बताना है। भाई जो वैग्रीज ऑफ नेचर की वजह से जो भी एग्रीकल्चर लॉसेज हो रहे हैं उसके बारे में बताना है। थोड़ा डाटा प्रोवाइड करेंगे, जैसे 16% अपनी कंट्री का जीडीपी है, 43% पॉपुलेशन इंडिया की उस पर डिपेंडेंट है, और एम्प्लॉयमेंट जो है डिक्रीज़ होती जा रही है। अगर देखा जाए तो क्यों डिक्रीज़ हो रही है वो रीज़न लिख सकते हैं वन लाइन में, ठीक है। प्रॉब्लम्स बता सकते हैं, जैसे क्रॉप फेलियर हो रहा है, उतना रेम्यूनरेटिव प्राइस नहीं मिल रहा है उनको, इतना इल्ड पे पुअर रिटर्न मिल रहा है उनको। तो ये सारी चीज़ आपको बतानी है वल्नरेबिलिटी में या इंट्रो पार्ट में, आपको ये डिस्कस करना है। देन बॉडी पार्ट में क्या डिस्कस करना है, एक्सप्लेन करना है किस चीज़ के बारे में, क्रॉप इंश्योरेंस की नीड के बारे में। डिस्कस द नीड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस, सबसे पहले यही बताना है। देन आपको सेलिएंट फीचर्स बताने हैं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में, एंड कंक्लूजन करना है एज पर दिस कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। तो चलिए पहले पार्ट स्टार्ट करते हैं, आपका इंट्रोडक्टिव पार्ट। सबसे पहले मैंने क्या बताया था, इंडिया एंड एग्रीकल्चर सेक्टर एंड चैलेंजेस बताने हैं कि जीडीपी का कॉन्ट्रीब्यूट 16% करता है ओनली। देन आपका सपोर्ट करता है 43% या 43.9 पॉपुलेशन इसमें सपोर्ट करते हैं। एम्प्लॉयमेंट जो है डिक्रीज़ होती जा रही है, 10% डिक्रीज़ हुआ है, ये चीज़ लिख सकते हैं। मेजर इश्यूज़ के बारे में बता सकते हैं, क्या क्रॉप फेलियर है, नॉन रिमेटिव प्राइस मिल रहे हैं, पुअर रिटर्न है यील्ड पे, और एग्रेरियन डिस्ट्रेस आता जा रहा है। अब बताना है क्या, स्कीम के बारे में, नीड क्यों है ये डिस्कस करना आपको, नीड ऑफ क्रॉप इंश्योरेंस। सबसे बड़ा प्रॉब्लम है क्या, अनप्रिडिक्टेबल मॉनसून। आपको ही पता है 66% इंडिया की लैंड जो है रेन फेड लैंड है, ठीक है। अब इरिगेशन प्रोसेस चलता जा रहा है, आपके जो देखा होगा रिवर कनेक्टिविटी बढ़ती जा रही है, और ये इशू क्या आ रहा है, इम्पैक्ट ऑफ अल नीनो और इंसो की वजह से, कि मॉनसून डिले हो गया है, अब की बार मॉनसून आएगा ही नहीं। तो क्या है, मॉनसून की अनप्रिडिक्टेबिलिटी है, इस वजह से क्या होगा, क्रॉप की प्रोडक्शन कम हो जाएगी। देन प्रोटेक्शन फ्रॉम डिज़ास्टर्स, आपने डिज़ास्टर्स देखे होंगे, साइक्लोन आते हैं, फ्लड आ गया, लैंडस्लाइड्स हो रही हैं, ड्रॉट्स कंडीशन आ रही हैं, वही मॉनसून की इशू की वजह से। इससे क्या हो रहा है, इर्रेगुलर कंडीशंस की वजह से, जैसे हेल स्टॉर्म्स आ गए, क्लाउड बर्स्ट हो गए, तो प्रोटेक्शन की ज़रूरत है डिज़ास्टर से। अब फार्मर को देखो, अब फार्मर तो बेचारा अपना ज़मीन में अपने बोता जा रहा है, ठीक है। रबी खरीफ है, रबी फसल है, खरीफ फसल है, जायद फसल है, वो तो अपने अकॉर्डिंगली हर मंथ अपना काम करता रहता है। बट क्या पता अब की बार साइक्लोन आ गया, अब की बार फ्लड आ गया, अब की बार ड्रॉट कंडीशंस आ गई, अब की बार उसके एरिया में क्लाउड बर्स्ट हो गया। तो क्रॉप इंश्योरेंस की ज़रूरत है, ठीक है। फाइनेंशियल सपोर्ट मिले फार्मर्स को, ताकि रिलीफ ड्यूरिंग डिज़ास्टर मिले, क्रॉप और रेवेन्यू प्रोटेक्शन मिले उनको, ताकि वो ज़्यादा अपने प्रोडक्शन पे ध्यान दे सकें, रेदर देन कि अब की बार अच्छी ज़मीन में यील्ड होगी या नहीं। तो इससे क्या होगा, बैंकों पे भी बर्डन रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, जो रीपेमेंट इंक्रीज आपकी कैपेसिटी बढ़ जाएगी, और एनपीए जो कंडीशन होगा, अब बैंकों एट दी एंड फार्मर कहाँ जाता है पैसा लेने, बैंकों के पास। अब इंश्योरेंस हो गई है अब उनके पास, क्रॉप ड्रॉट आ गया, इंश्योरेंस हो गई है, तो अब क्या करेंगे, अब वो फार्मर अपनी इंश्योरेंस क्लेम लेगा रेदर देन बैंक के पास जाएगा। तो इससे जो एनपीए का जो बर्डन है वो रिड्यूस हो जाएगा। अब गवर्नमेंट का प्रेशर भी रिड्यूस हो जाएगा। कैसे, क्योंकि जो
रिलीफ पैकेजेस देना होता है, जैसे अभी ड्रॉट कंडीशन आ गई मान लो, ठीक है, या लगा लो आप लैंडस्लाइड हो गई, तो रिलीफ पैकेज देना पड़ता है, जिससे एक्स्ट्रा बजटरी प्रोविजंस देना पड़ता है फुलफिल डिमांड करने के लिए। बट क्रॉप इंश्योरेंस होने की वजह से क्या हो जाएगा, अब फार्मर कहाँ जाएगा, क्रॉप इंश्योरेंस लेने जाएगा रेदर देन यहाँ आने की बजाय। तो इससे जो डेफिसिट हो रहा है, फिजिकल डेफिसिट हो रहा है जो गवर्नमेंट का, वो डिक्रीज हो जाएगा, ताकि मैनेज किया जाएगा फिजिकल डेफिसिट को और रिसोर्स को अलोकेट अच्छे से किया जाएगा। देन आपको बताना है इसमें सेलेंट फीचर, इसमें सेलेंट फीचर, चलो मैं सेलेंट फीचर बताता हूँ आपको। इसमें इशू रेटेड के बाद सबसे पहले सेलेंट फीचर क्या लिखेंगे कि कवरेज ऑफ फार्मर रहेगा। सबसे पहली चीज क्या रहेगा, कवरेज ऑफ फार्मर। नंबर 1 क्या रहेगा, कवरेज ऑफ फार्मर्स। इसमें कौन कौन रहेंगे, सारे रहेंगे, जैसे लोनी फार्मर्स जिनके पास लोन लेना है, लोनी फार्मर जो आपके वॉलंटरी बेसिस पे हैं, टेनेंट फार्मर्स भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे, ठीक है, और शेयर क्रॉपर्स भी इसमें इंक्लूडेड रहेंगे। अब कवरेज ऑफ क्रॉप कैसे रहेगा, क्रॉप्स कि हर स्टेट का नोटिफाई किया जाएगा कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं, मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं हर स्टेट में ये डिसाइड किया जाएगा। जैसे रबी में कौन सी है, खरीफ में कौन सी है, प्रीमियर उस हिसाब से भरना होगा, ठीक है। प्रीमियम रेट कैसा है, प्रीमियम रेट वो फिक्स कर रखा है 2% किसके लिए, ऑल फार्मर्स के लिए खरीफ का, और 1.5 सम एश्योर्ड किसके लिए, रबी के लिए, और 5% किसका सम एश्योर्ड फॉर एनुअल कॉमर्शियल हॉर्टिकल्चर्स, और आपका जो भी लेस रहेगा, ठीक है, इसमें रहेगा एनुअल आपका हॉर्टिकल्चर्स वाला, और आपका एक्चुरियल रेट जो भी कम रहेगा उसमें गवर्नमेंट प्रीमियम सब्सिडी भी देगी। एरिया बेस्ड कैसे रहेगा अब ये अप्रोच कि पर्टिकुलर एरिया जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री आपकी फसल बीमा योजना एरिया बेस्ड अप्रोच पे काम करती है, ठीक है। इसमें क्या रहेगा, फार्मर को पर्टिकुलर एरिया, भाई इस एरिया में प्रीमियम इतना है और इतना आपको क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगा, ताकि मोरल हजार्ड ना हो, एडवर्स सिलेक्शंस ना हो पाए कि भाई इस एरिया में इतना ही मिलेगा आपको, राइट। तो ये क्या रहेगा, आपका एरिया बेस्ड अप्रोच है। देन कवरेज रिस्क में क्या रहेगा, कवरेज रिस्क में जितने भी आपके ये हैं, जैसे रिकमेंड करते हैं, जैसे प्रिवेंट करना किससे, आपका सोविंग, प्लांटिंग रिस्क, जो भी आपका लॉस टू द स्टैंडिंग क्रॉप की वजह से हुआ है, पोस्ट हार्वेस्टिंग जो लॉस हुए हैं, जो लोकलाइज्ड क्लैमिटीज़ जो हुई हैं, तो सम इश्योर्ड इज़ इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन पर हेक्टेयर के हिसाब से। अब ये निकाला कैसे जाएगा पर हेक्टेयर बेसिस, वो आपका रहेगा किसमें, मल्टीप्लाई किया जाएगा बाय द एरिया ऑफ नोटिफाइड क्रॉप प्रोपोज्ड बाय द फार्मर फॉर इंश्योरेंस, ठीक है। देन क्या रहेगा, इनोवेटिव आइडियाज़ लेके आएंगे, इनोवेटिव टेक्नोलॉजी यूज़। अब इसमें क्या रहेगा, फॉर एग्जांपल ड्रोन का यूज़ करना, ताकि रिड्यूस किया जा सके यूज़ ऑफ क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट। अब क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स हैं क्या, फॉर एग्जांपल ये मैंने एक एरिया लिया लैंड का, ठीक है, इस एरिया में क्या किया करूँगा मैं, एस्टिमेट करूँगा मैं, एस्टिमेट क्रॉप यील्ड कैसे, एक छोटा सा प्लॉट कट किया, एरिया डिवाइड किया विद इन ए कल्टिवेटेड लैंड। अब इससे मैंने इसका क्रॉप यील्ड चेक किया, तो मैंने इसका सारा एरिया का पता कर लिया। होता नहीं है, मैंने मतलब 1 स्क्वायर फीट का एरिया मान लो ले लिया मैंने, ठीक है। अब मेरे को 100 स्क्वायर फीट का करना है, तो मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा ना उस 100 को, इस तरीके से कि यहाँ से मुझे मिला 1 kg गेहूँ मान लो, तो 100 एरिया में कितना मिलेगा, इंटू 100 कर दूंगा तो 100 kg हो गया। तो एक स्मॉल एरिया से मैंने कल्टीवेशन ऑफ लैंड का देख लिया कि कितनी इसकी क्रॉप यील्ड है, ठीक है। तो इससे क्या रहेगा, इससे ट्रेडिशनल मेथड था ये एस्टिमेट क्रॉप लॉस को देखने के लिए। तो अब मोबाइल फ़ोन का करना, जैसे आपका ड्रोन्स का यूज़ करना, इससे डिले जो भी क्लेम लेने में जो डिले हो रहा था वो अब ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि बाय अपलोडिंग क्रॉप कटिंग डाटा प्रोवाइड करना, ऐप में ऑनलाइन देना, इससे सारा आपका जो जितना भी डिले था क्लेम का वो रिड्यूस हो जाएगा। क्लस्टर अप्रोच यूज़ किया जाएगा,
कि इंश्योरेंस कंपनी बेसिकली बिडिंग करती रहेंगी डिस्ट्रिक्ट बेसिस पे, और तो क्या रहेगा इससे, जितना भी फंक्शनल इंश्योरेंस ऑफिस का जो एस्टिमेटेड रहेगा लोकल लेवल पे फॉर ग्रीवेंस रिड्रेसल, और क्रॉप इंश्योरेंस पोर्टल पे जो जाएंगे फॉर ऑल ऑनलाइन एडमिनिस्ट्रेशन प्रोसेस, ये सारा आपका क्लस्टर अप्रोच रहेगा। अब मेन चीज़ इश्यूज़ क्या क्या आ रही हैं वो आपको सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो आपको डिस्कस करना पड़ेगा। एक्सक्लूशन ऑफ नॉन नोटिफाइड क्रॉप्स। अब आपने देखा था कि एरिया जो हमने डिसाइड किया था स्टेट ने कि मेरी ये नोटिफाइड क्रॉप्स हैं, रबी की ये हैं और खरीफ की ये हैं, बट जो नॉन नोटिफाइड क्रॉप्स हैं उनका क्या होगा, अनक्लियर है ये चीज़ कि जो मेजर चूज़ तो कर लिया, अनक्लियर प्रोसेस फॉर चूजिंग मेजर क्रॉप्स। नॉन नोटिफाइड क्रॉप्स का फार्मर्स को कुछ नहीं मिलेगा, इंश्योरेंस है, एक्सक्लूसिव है, वो एक्सक्लूशन है उनका। देन फार्मर्स इन डेट। अब इशू क्या है, जितने भी ड्यूज़ आप क्लियर करने पड़ेंगे सबसे पहले, जब तक आप सारे ड्यू पेमेंट नहीं करेंगे तब तक आपको न्यू लोन नहीं मिलेगा, तो वो उसी साइकिल में फंस जाएगा, पुटिंग दैम इन विशियस साइकिल ऑफ डेट, उसी साइकिल में वो फंसता रहेगा। ट्रस्ट डेफिसिट सबसे चीज़, क्योंकि मैंडेटरी कर दिया गया है क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस को। अब इससे क्या इशू आ रहा है, क्योंकि इनको वरीड हो गए हैं, क्यों, क्योंकि स्कीम क्योंकि ट्रस्ट इशू आ रहा है, क्योंकि मेन रिजल्ट क्या कर रहे हैं कि आपको क्या करना पड़ेगा, मैंडेटरी करना पड़ेगा क्रेडिट लिंक इंश्योरेंस का, ताकि प्रीमियम जो डिडक्शन होता है फार्मर की कंसेंट के बिना ही प्रीमियम का डिडक्शन हो जाता है। रॉन्ग क्रॉप इंश्योरेंस मिलेगी, जैसे आपका इनकरेक्ट आपका क्रॉप इशूड हुआ है, प्रीमियम डिले, पेमेंट्स में डिलेज आ रहा है बाय द बैंक्स, ये इश्यूज़ आ रहे हैं। देन लो पार्टिसिपेशन हो रहा है, नॉन फार्मर्स है जितने भी, वो लैक ऑफ कईयों के पास आधार कार्ड ही नहीं है, प्रोविज़न डाटा प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं, तो रेस्ट्रिक्शंस हो रही हैं काफ़ी लीजिंग लैंड के लिए, जैसे केरला में प्रोहिबिट कर रखा है, जम्मू कश्मीर में प्रोहिबिट कर रखा है, कुछ कंडीशन लैंड में बिहार, एमपी, यूपी भी है, तेलंगाना में ये कंडीशन है, बट प्रिवेंट कर रहे हैं मैनी टेनेंट्स को फ्रॉम बाइंग इंश्योरेंस। तो अब इसमें आपको कंक्लूजन पार्ट में क्या लिखना है कि वाइडर स्कोप तो है, वाइडर कवरेज किया जा सकता है प्रोटेक्ट करने के लिए अगेंस्ट द वेरियस क्लैमिटीज़, और अफोर्डेबल क्रॉप इंश्योरेंस भी है, बट लिमिटेशन क्या है, जो नॉट होलिस्टिक अप्रोच नहीं है, ये एक्सक्लूशन कर दिया गया है जो नॉन नोटिफाइड क्रॉप्स हैं उनका, इस पे भी फोकस किया जाए ताकि मैक्सिमम एग्रीकल्चर प्रोडक्शन पे फोकस किया जाए और फार्मर्स को मैक्सिमम जो क्लैमिटीज़ की वजह से जो लॉसेस हो रहे हैं वो उनको मिल सके, जिससे आपका लैक ऑफ रेवेन्यू प्रोटेक्शन रहेगा। तो इस पर क्या फोकस रहेगा कि इनका मेन फोकस क्या हो रहा है, बट बीइंग ओनली ए लीन प्रोटेक्शन, आपका देखा हो यील्ड प्रोटेक्शन पे ध्यान दे रहे हैं, तो स्कीम ये होलिस्टिक नहीं है, और जितना भी फेल हो रही है ये स्कीम इनटू अकाउंट रेवेन्यू प्रोटेक्शन के अकॉर्डिंग, तो इस पर हमने फोकस करना है कंक्लूजन पार्ट में, कि आपको थोड़े बहुत पॉइंट भी हाईलाइट करने हैं कि वाइडर अप्रोच की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है। तो ये मैंने आपको पॉइंट्स लिखवा दिए हैं, इशू जो जितने भी थे ये, और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जितने भी आपके सेलेंट फीचर्स थे वो मैंने आपके डिस्कस कर लिए हैं, आपको ये राइट डाउन करने हैं विद इन टाइम लिमिट और विद इन